गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा क्रेब्स साइकिल। और आप जानते हैं इस समय हमारी क्लास 11 की जो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक टोटल हम लोग ने 4 लेक्चर्स लगाए हैं। इस पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने बात करी थी एसिटाइलेशन प्रोसेस क्या होता है और देखा था जो फैक्ट थे हमारी क्रेब्स साइकिल के। तो जो बच्चे अभी नए हैं इस लेक्चर्स में आए हैं तो प्लीज हमारा पहले वाला लेक्चर जरूर लगाइए जिससे आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इसका हम डीप एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल्स की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोसेस को। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड। यस, तो सबसे पहले चलो अब फैक्ट नहीं देखते, फैक्ट की कहानी हम लोग फैक्ट की कहानी खत्म हो चुकी है, फैक्ट हम सारे आपको बता चुके हैं। स्टार्ट करते हैं फाइनल कि जो हमने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे, अब वहां से स्टार्ट करते हैं। एसिटाइलेशन प्रोसेस के बारे में मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूं। आपको पता है कि ये प्रोसेस कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होती है। आप देख पा रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहां पर मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो सबसे पहले जो एसिटाइलेशन प्रोसेस कहां होगी, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले जो पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है कहां से बना है, जब हमने ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज को जब हमने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया था तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे। और हर एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। चलो इसको समझते हैं। पायरुविक एसिड का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एसिटाइलेशन प्रोसेस करनी होगी। और आपको पता है इसमें जो एंजाइम है पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें किसका किसका बना है, थाइमीन पाइरोफॉस्फेट का। NAD को हम रिड्यूस कर रहे हैं, NAD यहां से H निकलेगा और NADH प्लस H प्लस B ये कन्वर्ट हो जाएगा, NAD इसको रिसीव कर लेगा। और यहां से जो पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड है तो यहां से एक कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आएगा अर्थात डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। और फाइनली इससे हम क्या बना लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होगी, इसको भी ध्यान रखना है। और इससे फाइनल जो हम कंपाउंड बनाएंगे वो बनाएंगे एसिटिल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। और आप जानते हैं एसिटिल कोएंजाइम A ही वो कंपाउंड है जहां से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। इसके ऊपर का जो प्रोसेस है वो क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट होती है वो एसिटिल कोएंजाइम A से स्टार्ट होती है। और याद क्या रखना है, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है तो इस पूरी क्रेब्स साइकिल में इन 2 कार्बन को हम 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर करेंगे, मतलब पूरी तरीके से फुली ऑक्सीडाइज हम करेंगे एसिटिल कोएंजाइम A को। क्लियर है बेटा। और एसिटिल कोएंजाइम में जैसे कि आपको पता है ये कॉमन कंपाउंड है, चाहे हम ऑक्सीडाइज करें कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑक्सीडाइज करें हम फैट का या हम करें प्रोटीन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन किया और एसिटिल कोएंजाइम A बनाया। इसमें क्या क्या हुआ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। यहां पर चूंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है तो यहां से जो हमारा पायरुविक एसिड है उससे H बाहर आएगा और उस H को कौन रिसीव करेगा, NAD, और कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। अब आपको पता है यही NADH प्लस H प्लस से हम कितने ATP बनाएंगे, 3 ATP बनाएंगे। चलिए प्रोसेस को थोड़ा सा अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम A जो कि हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है। अब आप सोच के देखिए कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है और आपको 6 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए, 6 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन आपके पास कितना है, आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। सी से मान लीजिए करोड़ है, इसका मतलब क्या है, हमें 4 करोड़ चाहिए। कहां से चाहिए भाई, एक तो बात ये हो सकती है कि हम किसी से उधार ले ले या बैंक से हम कर्जा ले ले। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम है इसको 4 करोड़ चाहिए, तो इसको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके पास 4 करोड़ हो, मतलब वो 4 कार्बन कंपाउंड हो। और आपको पता है जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। क्लियर है मेरी बात, मतलब ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को इंटेक करेगा, लेगा। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के पास कितना है, 4 कार्बन है, मतलब 4 करोड़ है। तो ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम A का कंडेंसेशन होगा और फाइनली जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन ये है और 2 कार्बन ये है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 6 कार्बन, मतलब उसके पास 6 करोड़ होने चाहिए।
तो यहां पर जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है साइट्रिक एसिड, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब अब 6 करोड़ रुपए आ चुके हैं और अब यहां से चीजें स्टार्ट होंगी। अब आपको पता है कि साइट्रिक एसिड को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइट्रिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, और इसी वजह से क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। और क्रेब्स साइकिल में जो साइट्रिक एसिड है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, जहां से साइकिल प्रॉपर इस तरीके से रन करने वाली है। तो हमने क्या बना लिया है? साइट्रिक एसिड बना लिया है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब एकोटिनेज एंजाइम जो कि पड़ा हुआ है कहां पर? मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, और आयरन की उपस्थिति में ये सिट्रिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। सिस एकोनिटिक एसिड अब दूसरा एंजाइम है एकोटिनेज एंजाइम जो कि आयरन की उपस्थिति में ये सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। एक्चुअली इस रिएक्शन को आप बाईपास भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो सिस एकोनिटिक एसिड है ये टेम्परेरी है। फाइनली क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा। तो कुछ बुक में सिस एकोनिटिक एसिड नहीं दिया है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अभी तक जो कार्बन कंपाउंड है अभी 6 बने हुए हैं। अब देखो यहां पर हमने सिस एकोनिटिक एसिड को हमने आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया जो अभी भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन कन्वर्जन में किस एंजाइम ने अपनी भूमिका निभाई? एकोनिटेज एंजाइम। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या था कि आयन की उपस्थिति जरूरी थी। अब क्या हुआ? आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर नेक्स्ट एंजाइम कौन सा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज वर्क करेगा। कौन वर्क करेगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा। और जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करेगा तो आइसोसिट्रिक एसिड से H बाहर आएंगे, हाइड्रोजन बाहर आएगा, और जब ये हाइड्रोजन बाहर आएगा तो NAD इसको पिकअप करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H+ में। ठीक है, ये क्या है? रिड्यूसिंग पावर है। किसमें कन्वर्ट हो गया? NADH प्लस H+ में। और क्या होगा? फाइनल क्या होगा कि जो आइसोसिट्रिक एसिड है अब किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्जेलोसक्सिनेट में। और याद रखिएगा अभी भी ये 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब अभी भी हमने किसी कार्बन को बाहर नहीं किया है, अभी भी 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन एक अच्छी चीज हो गई है कि हमने यहां पर एक रिड्यूसिंग पावर बना लिया है NADH प्लस H+, और यही रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इंटीरियर मेम्ब्रेन में, और हम इससे 3 ATP बना लेंगे। क्लियर है बात? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? ATP को बनाना, क्योंकि करेंसी है उसी की हमें जरूरत है सारी एक्टिविटीज के लिए। तो फाइनली हमने आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनाया? हमने बनाया ऑक्जेलोसक्सिनेट जो कि क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर पहली बार हम यहां पर कार्बन को निकालेंगे। अगर एक कार्बन को निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां पर होगी क्रेब्स साइकिल में पहली बार। मतलब ऑक्जेलोसक्सिनेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। याद रखिएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक फर्स्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन है। तो एक कार्बन कहां चला गया भाई? उसी एक कार्बन को तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे निकाल लिया। दैट इज व्हाई जो 6 कार्बन कंपाउंड था कन्वर्ट किस में हो गया? 5 कार्बन कंपाउंड में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स है वो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। क्लियर है बेटा? चलिए अब क्या करेंगे? अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फिर हम डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। अब हमें सब कार्बन निकाल ही देने। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो पहला तो कार्बन हमने यहां पर निकाल दिया। अब दूसरा कार्बन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म पे निकालेंगे, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन यहां करेंगे। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर आ गया, और डिहाइड्रोजनेज यहां पर भी होगी यहां पर। तो जो H+ बाहर आएंगे उसको NAD+ रिड्यूस करेगा और NADH प्लस H+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात NADH प्लस H+ फिर हमने एक रिड्यूसिंग पावर बना ली, और फिर इससे हमें 3 ATP का गेन होगा जब हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे। तो फाइनल देखो क्या पर हो रहा है कि आइसोसिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन कंपाउंड था, ऑक्जेलोसक्सिनेट भी 6 कार्बन था,
तो पहली बार डिकार्बोक्सिलेशन यहां हुआ तो ऑक्सैलोसक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स को फिर हम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं माइटोस्टेन, और जब डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो अब जो 5 कार्बन कंपाउंड है, चूंकि एक कार्बन निकल जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। कैसा होगा, वो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होगा। कौन सा, ये हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब आप देखो कि जो हमने उदाहरण लिया था वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था, और यहां पर सक्सिनिल कोएंजाइम ए भी 4 कार्बन कंपाउंड है। तो क्या यहां पर रिएक्शन पूरी हो जानी चाहिए, नहीं, अभी पूरी नहीं होगी, अभी हमें सिर्फ कन्वर्ट करना होगा, फाइनली कहां तक ले जाना होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। लेकिन याद रखिएगा कि अब यहां से कोई भी कार्बन का लॉस ना हो, क्योंकि भैया 4 कार्बन तक हमें यहां पहुंचना है, क्योंकि 4 कार्बन उधार लिया ना एसिटिल कोएंजाइम ए ने इसको, तो यही एसिटिल कोएंजाइम ए तो फाइनली 4 कार्बन इसको लौटाएगा। क्लियर है, क्योंकि भाई ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई मात्रा असीमित है, बार बार चाहिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगर इस साइकिल को रन करना है तो यहां पर जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है वो है सक्सिनेट थायोकाइनेज। और पहली बार आप यहां पर देख रहे हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ आएगा और फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सबस्ट्रेट लेवल का हमने एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन हम कर लिया। और एक चीज याद रखिएगा कि जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, ये कोएंजाइम ए इस प्रोसेस में बाहर आ जाएगी, तो जो रिजल्टेंट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सक्सिनिक एसिड। क्लियर है बेटा, चलो अब सक्सिनिक एसिड को हम क्या करेंगे, इसको फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें फायदा होता है, यहां पर चूंकि यहां से फिर हाइड्रोजन बाहर आएंगे तो हाइड्रोजन को पिकअप कौन करेगा, FAD, और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। और आप जानते हैं एक FADH2 से 2 ATP का गेन होता है जब हम FADH2 को कहां ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो आपको पता है जो FAD इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविक एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये भी आपको एक बार पूछ लिया गया था, तो FAD का फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविक एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, फ्यूमेरिक एसिड में। लेकिन याद रखिएगा ये सब के सब आपके 4 कार्बन कंपाउंड हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, जो एंजाइम है वो होगा फ्यूमरेज, और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो फ्यूमेरिक एसिड से अगर मैलिक एसिड बनना है तो याद रखिएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में देखा था आपने, इनोलेशन कराया था ना, ठीक वैसे यहां पर आप देखिए फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा है हमारा, फ्यूमरेज। और अब ये मैलिक एसिड में फिर डिहाइड्रोजनेज होगा, मतलब मैलिक एसिड से फिर हाइड्रोजन बाहर आएंगे जिसको रिसीव करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H+ में। और फाइनली मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। क्लियर है बेटा, किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। और यही तो हमें चाहिए, और अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया है, तो फाइनल इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस आपकी होती रहेगी। अब देखो यहां पर हमने रिड्यूसिंग पावर कहां बनाई और कितनी बनाई है। सबसे पहले जो रिड्यूसिंग पावर, आप सिर्फ अगर क्रेब्स साइकिल की बात करोगे तो पहली रिड्यूसिंग पावर देखो एक यहां पर बनी, दूसरी रिड्यूसिंग पावर एक देखो यहां पर बनी 2, तीसरी रिड्यूसिंग पावर आपकी बनी है यहां पर एक 3, इसके बाद जो रिड्यूसिंग पावर आपकी बनी है एक बनी है यहां पे। तो आप देख रहे हैं कि NADH+H+ कितने बने हैं, 1 2 और 3, 3 आपके बन गए हैं, 3 बन गए हैं आपके NADH+H+। एक हमने डायरेक्ट ATP बना लिया सबस्ट्रेट लेवल का, तो 1 ATP हमने डायरेक्ट बना लिया है। और हमने एक FADH+H+ बनाया है, एक हमने बनाया है FADH+H+ बनाया है। तो टोटल अगर हम ATP की बात करें कितना बन रहा है, क्योंकि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 3 से कितने बनेंगे, 9 ATP। एक ATP हम बना ही चुके 9 1 10, और फाइनल जो FADH2 से हमें कितने मिलेंगे,
एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो 9 1 10 2 12, तो टोटल जो ATP हमको क्रेब साइकिल से मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 12 ATP। क्लियर है? भले ही इसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में, लेकिन मिलना तो हमें ATP है ना, तो फाइनल हमें कितने 12 ATP मिल रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल में कितने ATP मिलते हैं हमको, तो 12 ATP। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई उसमें एसिटाइलेशन प्रोसेस भी शामिल है, तो भाई यहां पर देखो एक NADH प्लस H प्लस यहां बनाना है, इससे भी तो 3 ATP मिलेगा, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब याद रखिए कि पायरुविक एसिड के चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, तो पायरुविक अगर एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें अगर 15 ATP मिल रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे? 30 ATP। कितने मिलेंगे? 30 ATP। और ग्लाइकोलिसिस में जो आप ATP बना रहे थे, कितने ATP बना रहे थे? 8 ATP बना रहे थे, भले ही वहां पर यूज हो जा रहा था, 30 8 38 ATP। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे हमें 38 ATP का गेन होता है। लेकिन याद रखिएगा ये ग्रास टोटल है, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में हम 2 ATP क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, तो फिर हम बोलते हैं 36 ATP। लेकिन अगर टोटल ATP की बात करें कि एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें 38 ATP का गेन होगा। क्लियर है? रिड्यूसिंग पावर कहां पे बनी, ये मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दिया। एसिटाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेब साइकिल और एसिटाइलेशन प्रोसेस को मिला के कितने ATP बनेंगे, तो सिंपल आंसर योर विल बी 15 ATP। 2 मॉलिक्यूल है, 15 गुणा 2 30 ATP। ग्लाइकोलिसिस में कितने है? 8 ATP, तो टोटल ATP कितने हो गए? 38 ATP। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्रेब साइकिल को समझा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेब साइकिल आपका क्या है? कॉमन पाथवे है, चाहे बात फैटी एसिड्स की हो, क्योंकि फैटी एसिड से भी बीटा ऑक्सीडेशन करके हम एसिड को एंजाइम में बना रहे हैं, या बात डीएमिनेशन की हो प्रोटीन की, तो प्रोटीन से हम क्या बना रहे हैं? अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड बना रहे हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्रेब साइकिल के एक एक पॉइंट्स को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से इस पूरी साइकिल्स को हमने क्लियर किया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्रेब साइकिल का वो साइट्रिक एसिड है, इसीलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके पहला जो हमारा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? यही साइट्रिक एसिड है, इसीलिए तो हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसके 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। और कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। यही फैक्ट तो मैंने आगे बताया। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया फैक्ट का। चलो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? दिस साइकिल विल डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हो रही है, लेकिन आपने देखा पूरी की पूरी क्रेब साइकिल में कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है अगर क्रेब साइकिल को रन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट नो यूज ऑफ ऑक्सीजन एट ऑल इन ऑल ओवर क्रेब साइकिल। कहां पर यूज होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होगा। पर पायरुविक एसिड जो एटीपी का गेन होता है 15 एटीपी होता है। अगर पर पायरुविक एसिड पूछे, तो अगर पायरुविक एसिड पूछ रहा है तो इसमें मतलब हमने एसिटाइलेशन प्रोसेस शामिल कर दी है, और एसिटाइलेशन प्रोसेस में हमने एक NADH प्लस H प्लस बना रहे थे ना, तो उसका भी 3 एटीपी ले लेंगे। और क्रेब साइकिल में हम 12 बना ही रहे, तो 12 3 15 एटीपी। बट इन केस ऑफ अगर सिर्फ हम क्रेब साइकिल की बात करें तो कितने एटीपी बन रहे हैं? 12 एटीपी बन रहे हैं। इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अगर हम एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करें मॉलिक्यूल्स का, तो हमें 8 एटीपी मिलता है, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो जो नेट गेन यहां पर कितना है? 30 एटीपी आपको मिल जाता है। 30 एटीपी कहां? सॉरी, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से 30 मिल गया, ग्लाइकोलिसिस से 8 मिल गया, तो 30 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 38 एटीपी हो गया। तो फाइनल सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी विल गेन 38 एटीपी। और ये कई बार यहां से क्वेश्चंस बने। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया। यस, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो करना क्या है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइए इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपने इस चीज को समझा। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, मैं उनको 3 रास्ते बताने वाला हूँ, जिससे आने वाले रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो मेरे लाइव सेशन है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये करो कि गूगल प्ले स्टोर में जाके DNC माई टाइप करो और यहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो।
ऐप का नाम है DNCY एजुकेशन कैबिन मीडिया। दूसरा रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा ये है कि अगर इस लेक्चर को आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो तो बच्चों अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज हम लेट कर देते हैं तो फिर वो निकल जाती है यहाँ से। तो करना क्या है, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट के प्रिपरेशंस के लिए हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर चुके हैं और प्रॉपर हमसे तैयारी कर रहे हैं। तो आपका भी मोस्ट वेलकम है माय डियर स्टूडेंट। आइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, और पहला मोबाइल नंबर तो व्हाट्सअप भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरा, तो डायरेक्ट आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेशंस को हम लोग क्लोज करते हैं। आई होप आपको सेशन जरूर इंजॉयफुल रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक, एंड टॉपिक विल बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाय बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट।